नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 खबर गौतम बुद्ध नगर से है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपनी मांगों को लेकर जेवर एसडीएम राजीव राय को ज्ञापन सौंपा। खबर गौतम बुद्ध नगर जिले के तहसील जेवर से है, जहां भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपनी मांगों को लेकर जेवर एसडीएम राजीव राय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान लोक शक्ति ने किसानों की फसल धान, मक्का, बाजरा की उचित मूल्य न मिलने के कारण बाजार में खरीद के लिए अपने क्षेत्र में सरकारी कांटा लगाए जाने को लेकर जेवर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे प्रशासन के आगे रखी। इस मौके पर भारतीय किसान लोक शक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्टर जेवर से समीर खान की रिपोर्ट। क्वेश्चन करो। मेरा नाम राजीव मलिक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आज हमने यहाँ जेवर साबोता यमुना एक्सप्रेस के जो हाईवे उसके नीचे यहाँ पंचायत की है और हमारी जो मांग थी प्रशासन से कि जो धान है, बाजरा है, मक्का है, आलू है, उसकी जो खरीद है वो एमएसपी रेट पर नहीं हो पा रही है। उसमें बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। एक तरफ जो हमारी केंद्र सरकार है वो अध्यादेश लेकर के आ रही है कि एक देश होगा, एक मार्केट होगा, किसान देश में कहीं भी जा कर के अपनी फसल बेच सकेगा और हम कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मोदी जी कहते हैं कि फसल उसका जो आमदनी जो है किसान की वो दोगुनी हमको करनी है, लेकिन व्यवहारिकता में ग्राउंड पे पटल पे वो कहीं चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। और स्थिति ये है कि सरकारी जो कांटे हैं वो बंद पड़े हैं। धान का रेट वैसे ही बहुत घाटे में तय किया गवर्नमेंट ने, वो 1800 रुपये क्विंटल है और उसमें भी जब किसान लेकर के जाता है तो वहाँ कांटे हैं नहीं, सरकारी जो रेट है उस पर खरीद नहीं हो रही है। मजबूरी में वो कर्ज के नीचे दबा हुआ किसान, क्योंकि कहीं उसे किसी का कर्ज देना है, कहीं बेटी की शादी करनी है, तो फिर वो मजबूरी में अपने उस धान को प्राइवेट जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, आड़ती हैं, उनको 1100 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल में वो यानी आधा रेट में उसे देने के लिए और बेचने के लिए मजबूर है, जो किसान के साथ सरासर अन्याय है और धोखा है। और जो कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बोल रही हैं, ऐसी कोई भी चीज़ पटल पे नज़र नहीं आ रही। इसलिए हमने जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि इस चीज़ का जो आपने कानून आप लेकर के आए हैं और आप किसान से ये भी वादा कर रहे हैं कि इस अध्यादेश के साथ साथ एमएसपी हमेशा लागू रहेगी, तो उसको क्रियान्वयन जो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है उसका आप उसका संज्ञान लें और दोषी लोग और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। एक दूसरा, अभी एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी जाकर के किसान बेच पाएगा, तो हमारे यहाँ बॉर्डर पे ही यमुना पार हरियाणा प्रदेश लगा हुआ है, 4-6 किलोमीटर की दूरी है केवल, तो पहले से ही किसान, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कुछ पैसा किसान को ज़्यादा मिल जाता है फसल का, तो वहाँ हमेशा से चले जाते थे बॉर्डर पार करके बेचने के लिए, लेकिन तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से अध्यादेश लेकर आए और कह रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में कहीं भी किसान पूरे देश में बेच सकता है, तब से पता नहीं क्या हुआ। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो बॉर्डर के रास्ते हैं वो हरियाणा सरकार ने सबको सील कर दिया है। और यूपी के किसी भी किसान को, आप पूरे देश की तो बात छोड़िए, 4 किलोमीटर दूर हरियाणा में भी प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है उनको। और जो किसान को थोड़ा बहुत लाभ, और हम तो कहते हैं भाई हम हरियाणा जाएँ क्यों, हरियाणा या दूसरे स्टेट में हमें भीख मांगने की क्या जरूरत है। जो हमारी प्रदेश सरकार है वो किसान से सरकारी रेट पे धान खरीदने को सुनिश्चित करे, उस व्यवस्था को लागू करे और जिन क्षेत्रों में ये नहीं हो पा रहा है वहाँ के अधिकारियों को दोषी मानकर उन्हें दंडित किया जाए जो उस व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रहे हैं। आज का एक मुख्य कारण हमारा ये पंचायत का। अच्छा, यहाँ पर मौके पर एसडीएम भी आए और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखो, एक हमारी समस्या थोड़ा पराली को लेके भी थी। पराली को लेकर के हम भी मतलब बहुत सजग होते हैं और मैं मानता हूँ किसान से ज़्यादा हरियाली कोई पैदा नहीं करता। किसान के घरों में, खेतों में आप जहाँ भी देखोगे पेड़ मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, फसलें हरी होंगी, तो सारे प्रदूषण को तो किसान ही दूर करता है साल से साल तक। लेकिन उसके बाद में एक सिस्टम बनाया गया है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करो। मुझे आप बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का सा मीडिया भी इसको ज़्यादा तवज्जो देती है इस चीज़ को। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी स्थिति नहीं है। किसान देश का जिम्मेदार और जागरूक नागरिक है, वो कभी भी अपने देश को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो। लेकिन
इसको केवल बदनाम करने की साजिश भी बंद की जानी चाहिए। और करोड़ों गाड़ियां जो दिल्ली के अंदर चलती हैं, साल से साल तक जो विषैली गैस फेंकती है पेट्रोल डीजल और सीएनजी से, और पूरे एनसीआर के जो गांव लगे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, उनका किसान साल से साल तक उस जहर को पीने के लिए मजबूर होता है, जो भैंसा बुग्गी में चलता है, जिसके कारण घर में केवल 5 या 4% किसानों के घर में ट्रैक्टर होता है, नहीं तो भैंसा बुग्गी में चलता है, वहाँ कोई प्रदूषण को फैलाता नहीं, और उसका इलाज नहीं करते। उसका भी संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, एनजीटी को भी लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। उसका कोई उपचार सरकारें नहीं ढूंढ रही हैं, तो ये भी गलत बात है। और किसान के प्रति इस मामले में प्रशासन को व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अब एसडीएम का आपने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जो उनके स्तर की जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी वो अपने लेवल पे जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो ज्ञापन हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी को, महामहिम जी को, मुख्यमंत्री जी को दिए गए, उनको तुरंत उन्हें भेजा जाएगा। और जो अथॉरिटी से संबंधित हैं जो भी समस्याएं, जैसे वार्षिकी है, किसान को वार्षिकी नहीं मिल पा रही है, और आबादियों का निस्तारण है, 64 जो रह गया है वो नहीं मिल पा रहा, उन समस्याओं के लिए अथॉरिटी के साथ संयुक्त बैठक होगी, किसानों की, प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और सभी की, और उन सब विषयों पे वहाँ संवाद करके उनका समाधान कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। सर एक क्वेश्चन और आपसे कि किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है, लेकिन किसान देश का अन्नदाता है। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, फैक्ट्री, उद्योग सारे धंधे बंद हो गए थे, लेकिन किसान ने अपने हाथ पे, हथेली पे जान रख के अनाज पैदा किया है, लेकिन किसान को अपनी अनाज का उचित रेट नहीं मिल पाता। इस विषय पे क्या कहें? इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि लागत जो है खेती की वो रोज़ाना बढ़ती जा रही है। चाहे बिजली के बिलों की दरें देखें, चाहे बीज देखें, चाहे खाद देखें, चाहे कुछ भी देखें, सारी रोज़ाना लागत जो है किसान की वो बराबर बढ़ती जा रही है, और आमदनी किसान की सरकार उस स्तर पे उसको दे नहीं पा रही। यानी वही 10-20 रुपये कुंटल के सालाना बढ़ा दिए, वो भी उसे मिल नहीं पाता। बिचौलिए इतने हैं बीच में कि किसान बीच में ही लूट लिया जाता, ठग लिया जाता। इसलिए जो गरीबी और अमीरी का, अमीर रोज़ाना अमीर होता जा रहा है और गरीब रोज़ाना गरीब होता जा रहा है, किसान गरीब होता जा रहा है। उसके पीछे मुख्य मेरा मानना सरकार से ये है कि किसान के खेती की जो लागत है उसे कम करने की कोशिश करे, और उसका सबसे बड़ा एक तरीका हो सकता है कि बिजली पे 100% सब्सिडी किसान को दी जाए। यानी जो ट्यूबवेल चलती हैं उसका कोई बिल किसान से न लिया जाए। बीज और खाद वो जो है किसान को ब्लॉक स्तर पे मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं, और उनके जो सरकारी जो रेट है उसकी खरीद जो है किसान कहीं प्राइवेट बिचौलियों के चंगुल में न फंस जाए मजबूरी में, उनका जो सरकारी रेट है वो किसान तक पहुँचे। इसके लिए 100% सब्सिडी खाद की, बीज की, पानी जो मिलता है रजवाहों से, उस पर कोई भी सिंचाई कर किसान से ना लिया जाए। इन चीज़ों को यदि सरकारें देकर के 100% सब्सिडी की ओर लेकर के जाएगी और किसान को उसकी जो फसल का उचित दाम देगी, तो मैं मानता हूं कि ये जो गैप है वो उसका कम होगा और किसान शायद खुशहाली की ओर चलेगा और देश भी समृद्ध होगा। जिस मुल्क की 80% 85% आबादी यदि गरीब है, वो देश को हम अमीरी के सपने दिखा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता वो देश कैसे अमीर होगा, वो मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूँ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पर खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, और दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। पानी महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। ये सिचुएशन बनी। सर एक क्वेश्चन और, सरकार की नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर लॉकडाउन में किसान ने उन्हें सब्जी की फसल लगाई थी, लेकिन कुछ किसानों ने उचित रेट पे ना बेच पाए थे, लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकले थे। किसानों ने ट्रैक्टर चलवा दिए थे, लेकिन अब सब्जी आसमान के रेट छू रही है, किसान के पास कम सब्जी के। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? ये हमेशा बात है। आप आलू ले लीजिए, जब तक वो आलू रहता है किसान के पास, तब तक वो सड़कों पे बिखरने के लिए मजबूर होता है कि उसका कोई खरीदार औने पौने दामों में बिचौलिए है, जो वो दलाल है उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो व्यापारी के, सीधी बात है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ जब तक किसान के हाथ में, तब तक उसका दाम कौड़ियों में है, और किसान के हाथ से वो जैसे ही व्यापारी के हाथ में पहुंचेगी और उसका थोड़ा रूप परिवर्तित होगा। जैसे कि कुंटलों का जो रेट होता है वो छोटे से डिब्बे की चिप्स में
चिप्स में जब व्यापारी के हाथ में पहुंच जाता है उसमें नमक मिलाता है, उसको छील करके और फिर वो जो इतना वो 35 रुपये का 50 ग्राम का और 100 ग्राम का वो उसको मिलता है। ऐसे ही गन्ना जब तक किसान के खेत में है तब तक वो अपने पेमेंट के लिए दर दर भटकता फिर रहा है, लेकिन जैसे ही वो शुगर मिल और चीनी मिलों के हाथ में पहुँचेगा और दूसरी चीज़ें उससे बनना, ऐसे ही दूध जैसे ही दूसरे लोगों के हाथ में पहुँचता है, यानी किसान के हाथ में जब तक है उसकी लूट और ठगी बराबर होती रहेगी और उसके हाथ से फिसलते ही वो चीज़ व्यापारी के हाथ में पहुंचने के साथ उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छुएंगी और फिर किसान को वही चीज़ सैकड़ों गुने दामों में वापस मिलती है। ये लाचार सर, एक बिजली का भी समस्या सामने आ रहा है बहुत किसान को। ज़बरदस्त है यूपी के अंदर खास तौर से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप के चेहरे के अंदर किसानों ने बड़े सपने सजोए थे कि ये एक योगी हैं, महंत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, विरक्त हैं, सन्यासी हैं और ये एक पीड़ित, शोषित और उपेक्षित आदमी की जो आवाज़ बनेंगे सरकार में आकर के, और इसलिए दिल खोल करके लोगों ने वोट उनको दिया। लेकिन बिजली का जैसा लूट मची हुई है और उसके बाद में फिर जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं माशाअल्लाह, उनका तो कहना ही क्या है, किसान को कैसे कैसे लूटा जाता है, बिलों के नाम पे बढ़े हुए बिल भेज दिए जाते हैं इस तरह से। तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है खास तौर से बिजली विभाग पे विशेष निगरानी रखें। ये विभाग मैं यदि ये भी कहूँ कि सबसे ख़राब विभाग है, पुलिस बहुत बदनाम होती है लेकिन मैं इस विभाग को पुलिस से भी ख़राब मानता हूँ। इसका कोई एक प्रैक्टिस में इस तरह का व्यवहारिक रूप आना चाहिए ताकि ये करप्शन ना कर पाए विभाग और लोग जो है वो भ्रष्टाचार की उसमें जाने से बच सकें, आग में जाने से बच सकें, ऐसा उनको मानना चाहिए। और चुनाव नज़दीक आ रहा है तब इन चीज़ों को, किसानों की आवाज़ का संज्ञान जो योगी आदित्यनाथ जी को अवश्य लेना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन और आपसे, जैसे कि किसानों के पास कुछ लोन थे वो अभी तक माफ़ हुए हैं या नहीं हुए? नहीं हुए। इस विषय पे क्या कहें? नहीं हुए। वो अब तक स्थिति यही रही थी, कायदे में पूछो तो किसानों में भी सब तरह के किसान होते हैं, 1-2% उसमें भी खराब होते हैं, मैं ये नहीं कहता। एक तरह से ये मान लीजिए कि जो ठग हैं या जो सरकारी पैसे को जब्त करना चाहते थे और वो 10-10 साल 4-4 सालों से लोन नहीं भरते हैं, वो पैरामीटर तय करती है सरकार का उनका इतने साल से जो नहीं दे पाया है, यानी उसको ये मानती है कि वो देने की स्थिति में नहीं है, जबकि इसका अर्थ ये भी है कि वो देना नहीं चाहता होते हुए भी। जो ज़्यादा गरीब तबके का किसान होता है वो डरता है, सरकार से डरता है, कानून से डरता है, पुलिस से डरता है और कुर्की से डरता है और तुम्हारा जो ये तहसील का प्रशासन होता है इससे भी डरता है। तो इसलिए वो बेचारा चाहे कैसे ही करे, चाहे साहूकारों से लोन ले, कुछ भी वो देता है समय पे, और जो दे रहा है उसको कोई रियायत नहीं। इससे अच्छा मुझे प्रधानमंत्री जी की योजना लगी ही, यानी ऐसा नहीं हुआ कि जिस पे कर्ज है उसका माफ़ कर दो, जिसने दे दिया उसका कुछ नहीं। उससे वो जो 6,000 रुपये देते हैं थोड़ा है, वो एक तरह से ऊँट के मुंह में जी रहा है, लेकिन वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो दे रहा है नहीं दे रहा है। इससे तो इस तरह की कोई योजना लेकर के आए और जो है किसानों का सभी कर्ज माफ़ होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव ना हो और जो छोटा किसान है उस पर ध्यान ज़्यादा पहले जाना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन है? ओके। एक ये आजकल लॉकडाउन में बड़ी बहुत ज़्यादा समस्या है और उससे तो सभी जूझ रहे हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे आम किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो। वो है स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई, यानी पूरे साल से विद्यालय बंद हैं, लेकिन ये ऑनलाइन का झुंझुना पकड़ा दिया गया, ऑनलाइन पढ़ाई का सभी अभिभावकों को, और वो बच्चे उसमें कुछ नहीं पढ़ पाते, केवल उसे लीड लगा करके उससे एक तरह खिलवाड़ है, बल्कि मैं तो उसे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ मानता हूँ। और फीस पूरी वसूल रहे हैं, कोई रियायत नहीं हो रही है किसी विद्यालय के द्वारा, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो अभिभावकों से फीस वसूलने में। मेरा इसमें कहना ये है कि चलिए ठीक है, आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोग इससे ज़्यादा सहमत हैं नहीं, पर चलिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टाफ आपका पढ़ाई कर रहा है और बोर्ड पे खड़ा हो रहा है, अपना क्लास ले रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आप तनख्वाह उसे दे भी रहे होगे, पता नहीं आप पूरा दे रहे हो नहीं दे रहे। अभिभावकों से तो आप पूरी फीस ले रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए जब से ताला पड़ा हुआ है, लगभग साल भर होने जा रही है, 9 महीने होने जा रहे हैं, उस समय से ताला पड़ने में आपके बहुत खर्चे भी तो कम हो गए हैं। आपका जो 4th क्लास का जो स्टाफ है वो नहीं आता है, आपके स्वीपर हैं वो नहीं आ रहे हैं, पानी बिजली का खर्चा बंद है, सारी चीज़ें बंद हैं भाई, लेकिन आप फिर पूरा का फिर ट्रांसपोर्ट बंद है, हॉस्टल बंद है, फिर आप पूरी फीस कैसे वसूल कर सकते हैं कायदे में? भाई आप ज़्यादा कर दीजिए, 30-40% आप ले लीजिए,
भाई चलो टीचरों को कुछ देना, लेकिन बाकी जो अन्यत्र खर्चे आपके सारे होते हैं वो तो आपके बंद हैं, क्योंकि स्कूल में ही ताला पड़ा हुआ है, विद्यालय में ताला पड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में हमने योगी आदित्यनाथ जी को आज ये ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन से भी इस पर कार्रवाई करने की। तो एसडीएम साहब ने कहा जल्दी से जल्दी वो जेवर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों की मीटिंग लेंगे, सभी उनके स्टाफ और प्रिंसिपल की। दूसरी जगह भी हम ये आवाज़ उठाएंगे, ये सरासर अन्याय है। और सच बूझो तो इसमें जो अभिभावक है, मैं किसान की बात भी नहीं करता, सभी अभिभावक वो ठगे जा रहे हैं और स्कूल वाले इसमें मालदार हो रहे हैं, क्योंकि उनके खर्चे कम हो गए हैं और आमदनी उनकी बराबर चल रही है, उसमें उन्होंने कोई रियायत नहीं किया है। धन्यवाद।